आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश के इतिहास को बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज में लिखते और पढ़ते रहे हैं, लेकिन क्या भारत के इतिहास को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करने वाले लोगों से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार इतिहास को आप एक चश्मे के नजरिए से, एक चश्मे के जरिए से क्यों देखते हैं? आज इसी मुद्दे पर एक बड़ी बहस आपके सामने हम लेकर आए हैं। इतिहास में जो बहुत वाक्य दर्ज हैं उस पर टिप्पणी करना, टीका करना और उसे अलग परिप्रेक्ष्य में सामने लाकर रखना और उसके बाद उसके मायने निकालकर इतिहास को ही एक बार फिर से परिभाषित करने की कोशिश करना, क्या ये अपने आप में वाजिब है? क्या ये जायज है? ये बात हम आपके सामने इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में आज इतिहास महज कोई 200, 500, 300 साल का नहीं है, 5000 साल का इतिहास है भारत का। लेकिन जब एक छोटा सा तबका, एक अल्पसंख्यकों के बीच का भी एक छोटा सा तबका हिंदुस्तान के पूरे इतिहास को मुगल शासन के चश्मे से देखने लगता है, तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या हिंदुस्तान, भारत देश इन सब से ऊपर नहीं है? क्या राष्ट्रीय सोच नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में? यह मसला इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के सांसद हैं, उनका नाम है अब्दुल खलीक साहब हैं। उनकी तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब्दुल खलीक साहब असम से हैं और वहीं से सांसद भी हैं। उनको इस बात पर बड़ा गर्व है कि मुगलिया इतिहास की वजह से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अन्यथा मुगलिया सल्तनत के पहले हिंदुस्तान के छोटे छोटे टुकड़े थे, भारत के छोटे छोटे टुकड़े थे, उसे एक देश में पिरोकर नहीं देखा जा सकता था और अगर मुगल ना आते तो हिंदुस्तान का अस्तित्व न होता। अब्दुल खालिक का यह बयान, ये जो बातें हैं, ये अपने आप में बताती है कि उनकी सोच एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी इस दलील पर न सिर्फ आपत्ति दर्ज कर रहे हैं बल्कि खुद इस पूरे बयान पर जबरदस्त सियासत भी मची हुई है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि यह सियासी संग्राम क्या है। सबसे पहले तो आपके लिए समझना बड़ा आवश्यक है कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो अब्दुल खलीक साहब कह क्या रहे हैं, आइए अब आपको दिखाते हैं। जो हिंदुस्तान का परसेप्शन, ये परसेप्शन मुगलों का सृष्टि है। जो छोटे छोटे राज्य में जो भारत था बीच में, उसके मुगलों ने हिंदुस्तान का शेप दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। इसलिए मुगल के लेके मैं गर्व करता हूँ। मुगलों ने हिंदुस्तान को शेप दिया था, मुगलों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, इसलिए मैं मुगल को लेकर गर्व करता हूँ। कांग्रेस के सांसद अब्दुल खलीक का यह बयान न सिर्फ विवादित है बल्कि अपने आप में प्रदर्शित करता है कि भारत के इतिहास को लेकर उनकी सोच कितनी सीमित है। लेकिन उनकी सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने तो इसके बाद जो कहा वो तो अप्रत्याशित है, चौंकाने वाला है। एक सांसद के मुंह से ऐसी भाषा अशोभनीय कही जा सकती है। उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के हुकूमत में था। उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के राजा रहे। हिंदुस्तान के राजा होने के नाते वो लोग असम को अटैक किया था। और जो हमारे आहोम आर्मी, ये आहोम आर्मी ने मुगल को बार बार पराजित किया था, ये भी सच है। लेकिन देखो, उस टाइम में आसाम एक अलग राष्ट्र है, एक आज़ाद राष्ट्र है, और हिंदुस्तान एक दूसरे राष्ट्र है। तो वो दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन मुगल एंड नॉट ओनली मुगल एंड आहोम, दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन इंडिया एंड असम। अब जरा इनकी सीमित जानकारी का आप खुद ही प्रमाण देख चुके हैं। असम को इनके हिसाब से हिंदुस्तान का हिस्सा मानना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब ब्रिटिश साम्राज्य था और उसके पहले जब मुगलों का शासन था तो असम और हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। इनके इतिहास की जानकारी कितनी खोखली है यह आपके सामने हम प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जरा आप समझिए कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं। हम मोटी बातें इनकी आपके सामने रख रहे हैं। इन सांसद साहब का कहना है कि मुगलों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत ने बनाया। भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी अधूरी रह जाती अगर मुगलिया सल्तनत की भागीदारी उसमें बड़े पैमाने पर नहीं होती। जरा सोचिए
मुगलिया सल्तनत खत्म हो चुकी थी, ब्रिटिश राज्य चला उसके बाद, और उसके बाद हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन जनाब को महसूस होता है कि मुगलिया सल्तनत के सक्रिय भागीदारी के बगैर हिंदुस्तान आज़ाद हो ही नहीं सकता था। मुगलों के समय से दिल्ली भारत की राजधानी है, ऐसा इनका मानना है। चलिए, तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद इनका कहना है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही छोटा सा प्रदेश हुआ करता था और मुगलों ने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया था। उसके पहले तो भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने यहां तक कहा कि मुगलों ने ही हिंदुस्तान को ताजमहल दिया, लाल किला दिया। इसके पहले तो हिंदुस्तान में कोई नामचीन इमारत बनी ही नहीं थी। मुगलों से नफरत तो लाल किले के तिरंगे से फहराना है, और वो बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि असम की रियासत को भी ये अलग मानते रहे हैं, और इनका मानना है कि असम की रियासत हिंदुस्तान का हिस्सा थी ही नहीं। इस तरह की बातों को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस के सांसद अब्दुल खलीक साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और बिल्कुल सच भी है, वो डबल एमए है। 2 बार विधायक भी चुने जा चुके हैं, 1 बार सांसद चुने गए हैं, और देश में सांसद उन्होंने विधायकी के बाद शुरू की। यानी कि जिस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई, परवरिश और राजनीति है, उस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इतिहास का ये जो टूटा फूटा चश्मा वो देश के लोगों के ऊपर पहनवाना चाहते हैं, क्या इसे आप सही कहेंगे? जिनको खुद ये नहीं पता कि भारत का इतिहास क्या है, वो कैसे अपने जनता के बीच में जाकर भारतीय इतिहास को प्रदर्शित करेंगे? अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार खलीक साहब करने की कोशिश क्या कर रहे थे? दरअसल खलीक साहब एक बहुत ही छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यकों के बीच, कि मुगलों पर गर्व करो, यही आपका इतिहास है, और मुगलिया सल्तनत के आधार पर ही अपने वंशज को ढूंढो। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ आक्रामक रुख इख्तियार किया है, बल्कि पूरे तरीके से हमलावर भी है। कांग्रेस के नेता अपना बचाव करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका बचाव बड़ा छिछला है। ऐसी गलतफहमी राहुल गांधी को भी है कि भारत को अंग्रेजों ने एकजुट किया। ऐसी गलतफहमी कुछ और लोगों को है कि मुगलों ने एकजुट किया। कि भारत एक राष्ट्र था, और ये कोई मुगलों के कारण से नहीं था, ये कई सदियों से एक राष्ट्र है। और यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर काबुल तक, कंधार तक एक राष्ट्र था। ये इसमें एक ही संस्कृति थी, इनकी जानकारी में नहीं है। देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इतिहास का एक पन्ना है कि भारत को जोड़ने में मुगलों ने, मुगल बादशाहों ने बड़ा रोल प्ले किया है। ये पूरे भारत को इकट्ठा करना, एक करना, ये मुगल बादशाहों ने। लेकिन आज इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। आज इस देश के अंदर मुगलों का इतिहास बताना, उससे पहले का इतिहास बताना, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी बचाव भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस बात को सही भी ठहरा रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के अस्तित्व पर लाकर खड़ा करने में मुगलिया सम्राट और उनके शासनकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन हम आपके सामने अब कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, और उनके जवाब भी आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या मुगलिया सल्तनत से पहले हिंदुस्तान भारत का अस्तित्व नहीं था? जान लीजिए, असल में ये सवाल ही बेबुनियाद है, क्योंकि हिंदुस्तान, भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है। अगर हम 5000 साल पहले नहीं तो कम से कम 200-300 ईसा पूर्व सालों की बातें तो कर ही सकते हैं। गूगल के जरिए यह नक्शा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसके जरिए बता रहे हैं कि दरअसल मुगलिया सल्तनत क्या थी, जिसके बारे में जो दावे किए जा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधा। आप देखिए, अफगानिस्तान से लेकर सिर्फ महाराष्ट्र तक यही मुगलिया सल्तनत थी, जिसमें असम को भी शामिल किया गया था। और यह तब था जब औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगलिया सल्तनत सबसे ज्यादा जमीन पर अपना आधिपत्य बनाई हुई थी। 1660 में मुगलों का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और यह है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, जबकि सबसे ज्यादा जमीनी खित्ते पर अगर मुगलिया सल्तनत का आधिपत्य था तो औरंगजेब के समय। उसके पहले यह स्थिति नहीं थी। इस समय भी जबकि औरंगजेब का शासनकाल था, उस वक्त भी दक्षिण भारत पूरी तरह से दक्षिण भारत मुगल सल्तनत के बाहर था। यानी कि पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत कभी कब्जा कर ही नहीं पाया। चाहे आप कर्नाटक की बात करें, चाहे आप केरल की बात करें, चाहे आप तमिलनाडु की बात करें, ये तमाम राज्य
मुगल सल्तनत के बाहर थे, यहां तक कि आंध्र प्रदेश भी। अब हम आपको एक दूसरा नक्शा दिखाते हैं और इसको आप देखकर समझिए। यह है ईसा से 321 साल पहले की तस्वीर। यह है हिंदुस्तान की तस्वीर ईसा से 321 साल पहले, यानी कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले। यह है हिंदुस्तान का नक्शा जो अभी आप देख रहे हैं। मौर्य वंश का यह हिंदुस्तान है और उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य के तहत भारत का साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे भारत पर मौर्य सम्राटों का आधिपत्य था और उसके साथ साथ दक्षिण का एक हिस्सा था जो कि भारत से जुड़ा हुआ जरूर था और वो स्वामित्व के तौर पर नहीं था बल्कि एक फेडरल अलायंस के तौर पर था। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रीलंका और जावा और सुमात्रा पर भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलाने की बात की थी। यानी कि अगर आप अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक चले जाएं, जम्मू कश्मीर से लेकर लगभग कन्याकुमारी तक चले जाएं और उसके बाद श्रीलंका और जावा और सुमात्रा, यहां तक चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत का नक्शा फैला हुआ था और यह 2500 साल पहले था। क्या इस सच को कोई झुठला सकता है? अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के 3 अहम राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ आज हर जगह हमारे लिए हमारी वीरता, हमारे हिंदुस्तान की पहली पहचान है। अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत अपने चरम पर था, यानी कि आज से 2500 साल पहले पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर सम्राट अशोक का शासन था। तो क्या मुगलिया सल्तनत उससे भी बड़ी थी? जाहिर सी बात है, ऐसा सत्य नहीं है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। चाणक्य नीति में आप लगातार इसका वर्णन भी देख सकते हैं। हम आपको अब दिखाना चाहते हैं कि चाणक्य नीति, जिसे सिर्फ अर्थशास्त्र की नीति नहीं कहा जाता बल्कि प्रशासनिक नीति की भी वो एक तरह से जननी है। आप देखिए कि किस तरह से चाणक्य ने इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी की थी। हम यहां पर चाणक्य सीरीज का सहारा लेकर यह बात आपके सामने रख रहे हैं। किसी गणराज्य या साम्राज्य की सुरक्षा से पहले आज प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का है, उस राष्ट्र की जिसके गणराज्य भी अविभाज्य अंग है। अब कैकेय व कौरव, मगध व मालव को साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करनी। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है, उसकी पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है। तो आप देखिए, हमने भले एक सीरियल का सहारा लिया है लेकिन इसके जरिए हम सिर्फ यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हिंदुस्तान की तस्वीर क्या थी। और अगर हम 800 साल पहले मुगलिया सल्तनत के शुरुआत के साथ देखें तो जब सबसे ज्यादा मुगलिया सल्तनत के तहत हिंदुस्तान पर कब्जा अगर मुगलिया सल्तनत का था तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इसके साथ साथ तमाम अन्य राजाओं के मुकाबले बहुत ही छोटा था। लेकिन जब आप एक छोटे से चश्मे से, एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता से इस बात को देखते हैं तो आपको उतना ही दिखाई देगा साहब जितना आप देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर जब यह धारणा है कि मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को एक साथ लाकर खड़ा किया तो क्या हमें इस बात को भूल जाना चाहिए कि 950 एडी से लेकर लगातार हिंदुस्तान पर तकरीबन 1500 एडी तक, यानी कि तकरीबन 500 साल तक इस्लामिक इन्वेजन्स होता रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, ये इतिहासकारों ने दर्ज किया हुआ है। लूट खसोट, मार पीट और किसी तरह से जबरदस्ती अपने साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश। और उसके बाद बाबर के काल में एक नई तरह की रणनीति सामने निकल कर आती है और उस वक्त भी बाबर ने आक्रांता के तौर पर ही हिंदुस्तान में अपने पैर जमाए थे। अगर हम अकबर की बात करें तो वहां से बात निकल कर आती है सम्राट की, क्योंकि अकबर ने हिंदुस्तान को अपनी जमीन माना और उसके बाद हिंदुस्तान को अपनी माता के तौर पर दर्जा देते हुए आगे बढ़ाने की बात की और स्थानीय लोगों से, यानी कि हिंदुओं से मेलजोल बढ़ाने की बात की। अकबर के पहले तक तो मुगलिया सल्तनत में यह विचार ही नहीं था कि जो लोग पर्शिया से आए हैं, जो लोग ईरान से आए हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। तो जरा आप खुद ही सोचकर बताइए, आज आजाद हिंदुस्तान में जब लोग मुगलिया सल्तनत का हवाला देकर यह कहते हैं कि हिंदुस्तान का अस्तित्व मुगल सल्तनत की वजह से है, तो आपको विचार करना पड़ता है कि आखिरकार
ये चश्मा सही है या दरअसल इसमें देशभक्ति की बूंद नहीं आ रही है। तो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि देखिए क्या स्थिति है। खलीक ने यह भी कहा कि लाल किला और ताजमहल ये दोनों किसने बनाए हैं? ये सब बादशाहों की शान और शौकत के प्रतीक हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। ताजमहल एक मकबरा है और उसे अपनी पत्नी की याद में शाहजहां ने बनवाया था। लाल किले की बात की जाए तो लाल किला एक प्रशासनिक केंद्र के तौर पर था और वो एक राजा, एक साम्राज्य के तौर पर सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। भव्य इमारतें हैं, दुनिया भर में इन्हें सराहा जाता है। ताजमहल को लेकर हर कोई मानता है कि यह प्यार की एक निशानी है, लेकिन क्या इससे हिंदुस्तान की पहचान है? हाँ, छोटे मायने में जरूर है, लेकिन भारतीय इतिहास में ये सिर्फ पन्ने हैं, इसके आगे और कुछ नहीं। कांग्रेस के सांसद चाहे जो कुछ भी कहें, उनकी सोच को समर्थन नहीं मिल रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके मुस्लिम छात्र भी मानते हैं कि मुगलों ने सिर्फ इश्क, मोहब्बत और उसके साथ साथ इसकी निशानियों पर ज्यादा जोर दिया है। मुगलिया शासन पर गर्व तो किया जा सकता है, लेकिन भारतीय इतिहास मुगलिया सल्तनत से शुरू नहीं होती। भारतीय इतिहास 5000 साल पुराना है। कांग्रेस जो है खाली मुगलों पर और 200-500 साल पहले जो लोग राज करते थे या उससे पहले जो लोग राज करते थे उन पर गर्व करके ही खुश होती रहेगी। मुझे बिल्कुल गर्व नहीं है मुगलों पर। ताजमहल बनाया, ठीक है बनाया, इश्क और मोहब्बत की निशानी बनाई। कोई शैक्षिक संस्थान बनाया क्या? कोई तालीमी इदारे बनाए क्या? मुल्क को IITs दिए क्या? IIM दिए क्या? ख़ास तौर से अगर हम सिर्फ ये कहें कि मुसलमान से जोड़ें अगर मुग़ल को, तो मुसलमानों के तालीमी डेवलपमेंट के लिए क्या किया मुग़लों ने? बिल्कुल हमें गर्व नहीं है मुग़लों पर। तो जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पढ़े छात्र इस तरह की बातों को सामने रख रहे हैं, इस बात से भी हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि जब औरंगज़ेब हिंदुस्तान का सम्राट बना तो उस वक्त बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन पर जोर दिया गया। ज़बरदस्ती ये सब कुछ किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि औरंगज़ेब की ये नियति थी और नीति थी कि वो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। अपने साम्राज्य में इस्लाम को पूरे तरीके से लागू करना चाहता था। जजिया यानी कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में जाने के लिए हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था। ये तमाम बातें इतिहास में दर्ज हैं। क्या ऐसे में हम मुगलिया सल्तनत को हिंदुस्तान का वो अहम पन्ना मान सकते हैं? इतिहास का पन्ना ज़रूर है, लेकिन उसमें अगर अच्छी बातें भी हैं तो क्रूरताएं भी हैं। हिंदुस्तान कब बना, कैसे बना? मुगलों ने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया? इस पर अलग अलग तबके अलग अलग विचार सामने रखते हैं। अंग्रेज़ों का भी यही दावा था कि हिंदुस्तान को उसका स्वरूप अंग्रेज़ों ने दिया, देश के रूप में एक नए आकार को सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इस पूरे विवाद पर महात्मा गांधी का यह जवाब अपने आप में सब कुछ कह देता है। हिंद स्वराज में अपने लेख में बापू ने कहा था, अंग्रेज़ों ने हमें पढ़ाया है, हम पहले एक राष्ट्र नहीं थे और हमें राष्ट्र बनने में सदियों का समय लग गया। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हम अंग्रेज़ों के आने के पहले भी राष्ट्र थे। एक विचार ने हमें प्रेरणा दी, हमारी जीवन शैली एक थी क्योंकि हम एक राष्ट्र थे। हमारे पूर्वजों के दूरदर्शी नज़रिए पर आप क्या सोचते हैं? उन्होंने दक्षिण में रामेश्वरम में राम सेतु, पूर्व में जगन्नाथ, उत्तर में हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थान बनाए। भारत प्राकृतिक रूप से अविभाजित रहा था, अविभाजित है और अविभाजित ही रहेगा। गांधी जी की ये बातें अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर देती हैं। तो आप इस बात से ही समझ जाइए कि अगर कोई एक सांसद अपनी निहित स्वार्थ के तौर पर हिंदुस्तान के इतिहास को अपने ही चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे कहाँ तक सही समझाया जा सकता है। लेकिन अगर उस सांसद की बातों को लेकर लोग अपने विचार, अपने मत बनाने लगते हैं, तो ज़रूरत आन पड़ती है कि आप सच्चाई उनके सामने रखते हैं। और अभी बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR आज पटना के यात्रा पर थे। वहां उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा की, बात की कि विपक्ष की एकता कैसे बनाई जा सकती है, इस पर रणनीति तय की। बाद में पत्रकारों से बातचीत हुई, जिस बातचीत पर यह जोर दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि विपक्ष को 2024 के चुनाव में एकजुट होकर लड़ना है। इस पूरे मुद्दे पर
केसीआर और नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य बातें क्या हैं, देखिए केसीआर ने क्या कहा। हमारे बड़े भाई नीतीश जी से विस्तार में बात हुई है। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, विदेश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे थे इससे। और अब आपको सीधे ले चलते हैं वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर वाराणसी में भगवान शंकर के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ के मंदिर में मौजूद हैं, गर्भगृह में, जहां पर अभी पूजा चल रही है। रुद्राभिषेक आमतौर पर इस वक्त शाम में किया जाता है और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक के साथ साथ अन्य पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी सीधी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। वाराणसी के बाबा भोलेनाथ के मंदिर की गर्भगृह की ये सीधे तस्वीरें हैं जो अभी आपके सामने हैं। अंजलि के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन और उसके साथ साथ पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं वाराणसी। आज उनकी यात्रा वाराणसी की थी, जिसके दौरान उन्होंने अपनी पूजा अर्चना की है। सीधी तस्वीरें अभी आप वाराणसी से देख रहे हैं। ऐसा कोई मौका नहीं होता जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वाराणसी पहुंचे हों तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए ना पहुंचे। अपने राजनीतिक और उसके साथ साथ प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ धर्म को भी प्राथमिकता देने में योगी आदित्यनाथ का कोई सानी नहीं है। और ये तस्वीरें आप अभी सीधी देख रहे हैं काशी विश्वनाथ से। और एक बड़ी खबर जो अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बड़ी खबर जुड़ी है हमारे देश की अस्मिता से। ब्रिटिश कानून के खात्मे के मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बड़े पैमाने पर इसका अमल किया है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी। ब्रिटिश कानून के खात्मे के मिशन पर मोदी सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के निशान का अनावरण करेंगे। और ब्रिटिश काल से ही ये परंपरा थी जो अनंत काल तक चलती चली आ रही थी, लेकिन अब 2 सितंबर को नौसेना में शामिल होता हुआ INS विक्रांत पर अब जो भारतीय निशान है उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई परचम के साथ लहराएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा। और अब ये निशान जो है वो बदला जाएगा। ब्रिटिश ज़माने से चले आ रहे विक्टोरिया क्रॉस से आगे निकलते हुए अब हिंदुस्तान खुद अपने पैरों पर खड़ा होते हुए अपने निशान, अपने परचम के साथ अपनी नौसेना पर होगा। अब एक बड़ी खबर आपके सामने प्रदर्शित करते हैं और उसके साथ साथ आपसे ये सवाल भी पूछेंगे कि धर्म के नाम पर हमारे देश में आखिरकार कब से और कैसे होने लगा है। अलीगढ़ में इस्लामिक मिशन स्कूल है। यह अपने आप में द्वंद्व है कि इस्लामिक मिशन स्कूल कैसे है, लेकिन इस स्कूल का नाम इस्लामिक मिशन स्कूल है, जहां पर बच्चों को तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। यह मदरसा नहीं है। जी हाँ, हम आपके ये आगाह करना चाहते हैं, हम मदरसे की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये स्कूल अब विवादों में घिर चुका है। आरोप है कि इस इस्लामिक मिशन स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। यह आरोप स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता ने लगाया है। छात्रा के पिता का नाम है मोहम्मद अमीर। मोहम्मद अमीर साहब का कहना है कि स्कूल प्रशासन हिंदी की पढ़ाई नहीं कराता। 6 महीने तक उनकी बच्ची के होमवर्क को किसी ने नहीं देखा, हिंदी के क्लासेस नहीं लगते हैं। और इसके साथ साथ जब ये सवाल पूछे गए उनके द्वारा
तो इस्लामिक मिशन स्कूल ने उनकी बच्ची को स्कूल से बाहर कर दिया। क्या ये अपने आप में सही है? सुनिए इस पिता की बात। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। इस साल हमने अपनी बेटी का एडमिशन इस्लामिक मिशन स्कूल में कराया था। हम स्कूल गए थे अपनी बेटी के बारे में मालूम करने के लिए कि आप लोग 6 महीने से अभी तक हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई और हमारी बेटी का होमवर्क क्यों नहीं चेक करा अभी तक और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वहाँ का जो प्रशासन था उन्होंने हमारे सवालों को कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा हमारे ऊपर बदतमीज़ी का आरोप लगाया और हमारी बेटी को स्कूल से निकाल दिया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ना तो स्कूल के अंदर अभी तक 6 महीने में हिंदी पढ़ाई गई और ना ही वहाँ पर राष्ट्रगान होता है। साल में सिर्फ 2 बार राष्ट्रगान होता है, या तो 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को। जरा सोचिए, एक अभिभावक अपने बच्ची की हिंदी की पढ़ाई और राष्ट्रगान के मुद्दे पर गुहार लगा रहा है। इस्लामिक मिशन स्कूल अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में है, जहां पर मोहम्मद अमीर ने अपनी बेटी का एडमिशन नर्सरी की कक्षा में कराया था। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद जब मोहम्मद अमीर साहब की बेटी हिंदी नहीं पढ़ पा रही थी तो मोहम्मद अमीर साहब अपनी बेटी के साथ स्कूल पहुंचे। उनकी शिकायत स्कूल में दर्ज की गई, लेकिन स्कूल ने मोहम्मद अमीर साहब के साथ बदसलूकी करते हुए उनकी बेटी को ही स्कूल से बाहर कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर मोहम्मद अमीर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह से गुहार लगाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच की बात कही, टीम का गठन भी किया, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच जो शुरू हुई है वो अभी तक कहीं पहुंची नहीं है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा होना चाहिए था क्या? इस्लामिक मिशन स्कूल है ये और इसमें इस तरह की घटना हुई है, तो इसके लिए हमने तत्कालीन तो हमने जो खंड शिक्षा अधिकारी 30 गवाह हैं हमारे, उनको हमने निर्देशित किया कि विद्यालय में जाकर इसकी तथ्यों की जांच कराई जाए। लेकिन इसकी विस्तृत जांच के लिए हम कमेटी गठित कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा स्कूल प्रबंधन होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर हम पहुंच गए इस्लामिक मिशन स्कूल भी। वहां पर मोहम्मद अमीर साहब की शिकायत पर हमने स्कूल के मैनेजर डॉक्टर केनन कौसर से बातचीत की। उनकी सफाई पहले सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 महीने पहले ये ऑफिस में आए थे और बहुत ही गुस्से में और उसमें उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ बहुत एक गलत अंदाज में बात वगैरह की। उन्होंने कहा कि अभी तक हिंदी बच्ची नर्सरी की है तो अभी तक हिंदी क्यों नहीं स्टार्ट किया गया। तो हिंदी असल में बच्चों के लिखने में टाइम लगता है। नर्सरी के बच्चे हैं, अभी अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ है, कुछ छुट्टियां भी होती हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो लेट स्टार्ट होती हैं क्योंकि बच्चे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो चीज़ें ओरल तो शुरू हो जाती हैं लेकिन राइटिंग प्रैक्टिसेस में टाइम लगता है। तो उनसे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने उस दिन मिसबिहेव किया, यहाँ पे स्कूल में हंगामा काटा, कहा कि स्कूल बहुत ही बेकार है, घटिया है, हम कहीं और पढ़ाते। कौसर साहब का जवाब, जो कि स्कूल की स्थिति को साफ करने के लिए दिया गया, अपने आप में बताता है कि हिंदी की पढ़ाई 6 महीने से नर्सरी में हो ही नहीं रही थी। जब हिंदी की पढ़ाई नहीं होगी तो इस पर सफाई देने की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसके साथ साथ इस पूरे स्कूल पर यह आरोप भी लगाया है मोहम्मद अमीर साहब ने। उनका ये कहना है कि राष्ट्रगान भी स्कूल में नहीं बजता, उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ऐसे पर संविधान क्या कहता है ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हिंदी पर संविधान की परिभाषा बड़ी साफ है। संविधान की आर्टिकल 35 के मुताबिक कोई भी स्कूल हिंदी पढ़ाने से मना नहीं कर सकता। कोई भी स्कूल हिंदी पढ़ाने से मना नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक स्कूल में हिंदी वैकल्पिक भाषा के तौर पर रखी जा सकती है, लेकिन अगर उसकी मांग उठती है अभिभावकों के द्वारा तो फिर स्कूल को हिंदी पढ़ानी पड़ेगी। यह संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में। अब किसी भी छात्र को अगर हिंदी पढ़ना है और उसे हिंदी नहीं पढ़ाया जा रहा तो क्या इस पर सवाल नहीं खड़े होते? सवाल तो जायज है। किसी भी स्कूल को हिंदी पढ़ाने से मना करने की इजाजत नहीं है। संविधान के ऊपर तो कोई स्कूल जाकर नहीं बैठ सकता। और क्या स्कूल इस तरह की कार्रवाई करता दिखाई देगा जहां पर शिकायत आए तो बच्चे को ही स्कूल से बाहर कर दिया जाए? मसला सिर्फ हिंदी पढ़ाने का नहीं है। मसला इस बात पर है कि अगर एक बच्ची अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती है तो उसके अभिभावक के साथ इस तरह का व्यवहार एक स्कूल कैसे कर सकता है? इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जब सोचे कि ये तो एक सजग अभिभावक हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंच गए, लेकिन ऐसे कितने अभिभावक हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचेंगे? क्या सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये तमाम बातें हम इसलिए आपके सामने छोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए, आज हमारे देश में जहां संविधान का हवाला देकर अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी की बातें होती हैं, वहीं हिंदी को लेकर लोगों की संकीर्ण मानसिकता क्या है। अब असम की बात करते हैं और असम में मदरसों पर लेकर
जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। बहुत ही असरदार तरीके से, अवैध तरीकों से जो मदरसे बने हैं उन पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। और ये हम आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि इस पूरे मामले में अब आतंक का कनेक्शन भी जुड़ चुका है, तो ये पूरा मामला बहुत बड़ा बन जाता है। आपके सामने 3 मदरसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिन पे असम में बड़ी कार्रवाई हुई है। 31 अगस्त को बोगाई गांव में यह मदरसा था जिस पर कार्रवाई हुई। 29 अगस्त को बारपेटा में जो मदरसा था उस पर कार्रवाई हुई और 4 अगस्त को मोरी गांव के मदरसे पर कार्रवाई हुई है। असम में मदरसों पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर अब इसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका मूल कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, ये अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। और इसी की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। असम की सरकार ने मदरसों पर कार्रवाई क्यों की है, इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग समझ रहे हैं, आपके सामने हम सामने रख रहे हैं। मदरसे की कार्रवाई से पहले सरकार ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि ऑर्डर है जिसमें इन मदरसों के द्वारा सरकार के नियमों का पूरे तरीके से उल्लंघन है। जैसे कि अगर सेस्मिक जोन 5 में मदरसा बनाया जाता है जहां पर बच्चे पढ़ेंगे, तो क्या इस मदरसे को रहने दिया जाना चाहिए? खुदा न खास्ता ये सेस्मिक जोन 5 है, भूकंप आया तो स्कूल और मदरसे की इमारत गिर जाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी और प्रशासन ने कार्रवाई की है। हम दरअसल ये ऑर्डर अभी आपके सामने रख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जिसके मुख्य अंश हम आपको पढ़कर भी बता रहे हैं। इसमें ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की गई है जो कि निर्माण के तौर पर बहुत ही गैर कानूनी तरीके से और गैर जिम्मेदाराना तरीके से बनाए गए थे। जो PWD डिपार्टमेंट के स्पेसिफिकेशंस है उनका बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया था। इसमें से तीनों मदरसों में कई ऐसे ज़रूरी अनुमति लेनी थी स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो नहीं ली गई थी। इसके साथ साथ जो खुला एरिया रखा जाना था स्कूलों के आधार पर, उन तमाम खुले एरिया पर भी मदरसों ने अपनी इमारत खड़ी कर दी थी। ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है हम अभी आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब सांप्रदायिक रंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि हेमंत विश्वा शर्मा की जो सरकार है असम की, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मदरसों के भवन के निर्माण की हमने बताई आपको कि अनदेखी कितने बड़े पैमाने पर हुई है, और इसके साथ साथ अब इसका लिंक आतंकवादी गतिविधियों से है, ये अब आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इन मदरसों के जो आतंकी लिंक हैं वो अब आपके सामने हैं। इन मदरसों में से एक में इमाम जो है, वहां से इमाम और उसके साथ साथ शिक्षक, ये तमाम लोग आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। असम के बोगाई गांव में जो मदरसा है जिसे अवैध तरीके से निर्माण उसका किया गया था, उसे गिरा दिया गया। असम सरकार ने कल ऑर्डर जारी करते हुए यह कहा था कि इस मदरसे का निर्माण गलत तरीके से हुआ, इसे कमजोर तरीके से बनाया गया था, PWD के तमाम नियमों की अनदेखी की गई थी। अब इसके पीछे की और वजह आपके सामने। इस पूरे मामले में जो आतंकी कनेक्शन निकल कर आ रहा है वो है मरकजुल अरिफ क्वानिया, ये मदरसा है, और इस पर इसके जो इमाम हैं उनके आतंकी कनेक्शन की बात भी सामने निकल कर आ रही है। इस पूरे मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया है। जो बारपेटा का मदरसा है उसमें शेख अब्दुल हिंद, महसून हसन और मदरसे पर बुलडोजर चला है। सरकारी ज़मीन पर यह मदरसा बना हुआ था। इसमें आतंकी ट्रेनिंग का आरोप भी लगा हुआ था और अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था। ये बातें सामने निकल कर आई हैं। इसके बाद 4 अगस्त को मोरीगांव में जिस मदरसे पर कार्रवाई की गई उसका नाम है जमीउल हुदा। ये मदरसे पर बुलडोजर चला। मदरसा का संचालक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, ऐसे आरोप थे। संचालक का नाम है मुफ्ती मुस्तफ़ा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये व्यक्ति बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था और इसके आतंक के कनेक्शन भी सामने आ गए हैं। इस पूरे मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि असम में ऐसे कई मदरसे चल रहे हैं जो गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं और इनका बड़ा आतंकी कनेक्शन भी है। The fact that those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. The fact that those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. तो हेमंत विश्वा शर्मा ने अपनी बातों को बड़े सामने से रखा कि ये मदरसे नहीं थे, ये आतंक के ठिकाने थे।
सरकार ने इनकी इमारतों को इसलिए गिराया क्योंकि उन्होंने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया। अब जांच चल रही है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। आपको ये भी बता दें कि जब CAA और NRC के कानून का पालन हुआ था, उसके साथ ही असम में आतंकी गतिविधियां लगातार उसके बाद से बढ़ती चली गई। असम के कई मदरसे हैं जहां पर आतंक की ट्रेनिंग लग रही है और ऐसे आरोप मिल रहे हैं। 31 अगस्त को अवैध मदरसे पर हुई कार्रवाई का टेरर लिंक अब सामने आया है, जिसमें जो वहां के टीचर थे उनका संबंध अलकायदा से है। मुफ्ती हजीजुर रहमान मदरसे में रहकर जिहादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इमाम और मदरसा के शिक्षकों समेत 37 लोगों की गिरफ्तारी की है। असम सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। 29 अगस्त को बारपेटा में जो मदरसे पर कार्रवाई हुई, उस मदरसे का भी आतंकी लिंक सामने निकल कर आया है। पुलिस ने सोरभोग इलाके में अब्दुल अली और अब्दुल कलाम को गिरफ्तार किया है। इन दोनों का संबंध AQIS यानी कि अल कायदा इंडियन कॉन्टिनेंट से है, अंसारुल्लाह बंगाल टीम से है, जो कि आतंकी संगठन है। दोनों आतंकी संगठन इस मदरसे को फंडिंग दिया करते थे। इनके पैसे का इस्तेमाल जिहाद और जिहादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना था। जिस मदरसे को असम में 4 अगस्त को गिराया गया मोरी गांव में, उसका संबंध भी आतंक से जोड़ा जा रहा है। उसके संचालक मुफ्ती मुस्तफ़ा का अंसारुल बांग्ला से काफ़ी संबंध बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरा संगठन बांग्लादेश में बहुत सक्रिय है, AQIS, उसके साथ भी इसके संबंध बताए जा रहे हैं। इसके संचालक मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। असम में आतंक के 2 मॉड्यूल का भी पता चला है। ये दोनों मॉड्यूल AQIS हैं, यानी कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और AQIS असम में अपनी आतंकी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर आगे चला रहा था, जिसका नाम असरुल्लाह बंगला टीम है। मदरसों का आतंक का जो मॉड्यूल है, उसका भी पूरी जानकारी मिली है। इसमें जो बातें निकल कर आ रही है, इस मॉड्यूल को आतंक के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा था। एक खास ऐप बनाया जा रहा था जिसके जरिए यहां पर आतंक की ट्रेनिंग की जा रही थी। खुफिया एजेंसी इस कनेक्शन को न पकड़ पाए, इसलिए ऐप को तुरंत डिलीट कर दिया जाता था ताकि मदरसे तक खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों की निगरानी न पहुंच पाए। तो ये पूरा जो खाका है जो हम अभी आपके सामने असम का प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बताता है कि दरअसल असम में बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा था। दुनिया में हम जानते हैं कि AQIS जो कि अलकायदा है, वो बड़ा ही खतरनाक है। कई देशों में इसके पैर पसरे हुए हैं। और क्या है AQIS? AQIS 2014 में अलकायदा के प्रमुख अल जवाहिरी के साथ मिलकर इस संगठन को बनाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का प्रभाव बढ़ाने के लिए AQIS को वैश्विक रूप दिया गया था और बांग्लादेश में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसे अंसार अल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश के कई सेकुलर लेखक और सेकुलर लोगों की हत्या का आरोप भी इनके ऊपर है और ये पाकिस्तान से भी जुड़े आतंकी संगठन है, जिसकी बात अभी आपके सामने आप रख रहे हैं। ये आतंकी संगठन हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर सक्रिय है। पहली बार इसकी बात तब सामने आई जब इसके आतंकी हिंदुस्तान में पकड़े गए। भारत में ये आतंकी संगठन 2015 में सबसे पहले सामने आया, जब AQIS की मौजूदगी का पता चला। दिल्ली पुलिस ने 2015 में AQIS के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इसके आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान कसामी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक आतंकी संगठन ने झारखंड के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ था। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गजवा उल हिंद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और अप्रैल 2022 में बारपेटा जिले से 6 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया था। अब मदरसों पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर सियासत भी बड़ी है। AIUDF के अध्यक्ष बारुद्दीन अजमल ने मदरसों पर कार्रवाई को अब सांप्रदायिक रंग दे दिया है। तो जो मदरसों को गिराने की बात है, ये हमारा कहना है इस मामले में सरकार से कि आप लोग इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये मदरसे उस पूरे इलाके में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे को ही आप पब्लिक प्रॉपर्टी है तो इसको एक दिन में आप तोड़ देंगे, ये तो नाइंसाफ़ी की बात है। उसके खिलाफ इंक्वायरी कराइए। अगर पूरा मदरसा उसके अंदर इन्वॉल्व है, ज़रूर उसको भी तोड़ दीजिए, हमें उससे कहना नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट मिले तो सही कि मदरसों के अंदर भाईचारगी, अमन व अमान, प्यार मोहब्बत, देश की मोहब्बत पढ़ाया जाता है। ईमानदारी से, सच्चाई से रहना
मदरसों में सिखाया जाता है। अभी स्कूल हैं, हज़ारों स्कूल हैं असम में, लाखों में भी हो सकता है। अगर उनमें 1, 2, 3 में कोई इंडिविजुअल कोई आदमी गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो सरकार उसको पकड़े। तो आपने देखा किस तरह से असम में अब इस पूरे मामले पर सांप्रदायिक रंग देने की से कोशिश की जा रही है। लेकिन असम में आज जो हो रहा है वो दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल है, जो अवैध तरीके से मदरसों के निर्माण पर जोरदार और दमदार कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों से आतंकी गतिविधियों को सिरे से खत्म करने के लिए योगी सरकार ने एक मॉडल तैयार किया है, जिसके आधार पर जिन आतंकी संगठनों की गतिविधियों को मदरसों से जोड़कर देखा जा रहा है, उन मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत इस बात पर भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो मदरसे हैं उनको अनुदान कहां से मिल रहा है। अगर इसमें कोई भी सुगबुगाहट अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग या आतंकी फंडिंग की निकल कर आती है तो फौरन कार्रवाई की जाती है। इस पूरे मॉडल में इस बात को भी शामिल किया गया है कि मदरसे करिकुलम पर चलते हैं या नहीं चलते हैं। उनके करिकुलम की, उनके पढ़ाई की, उनके कार्यशैली की वीडियोग्राफी की जाती है और उनका आकलन किया जाता है। इसके साथ साथ यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी मदरसों में राष्ट्रगान 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण की बात की जाएगी। ये तमाम वीडियोग्राफी के साथ सामने रखे जाते हैं ताकि मदरसों में भटकाव की स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें 8,000 से ज्यादा मदरसों को प्रामाणिकता मिली हुई है और 500 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिन्हें अभी भी सरकारी ग्रांट मिलता है, और कई ऐसे मदरसे हैं 500 से ज्यादा जिनमें जो शिक्षक हैं उन्हें टीटी पास करने के बाद भर्ती किया जाता है। सरकार इन तमाम मदरसों में जो पढ़ाई की पूरी नीति है उस पर भी निगरानी रखे हुए है, और योगी सरकार चाहे अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो, इन सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इन मदरसों में करा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी मॉडल जिस तरह से बुलडोजर के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा रहा है, वहीं पर मदरसों पर हुई ठोस और निर्णायक कार्रवाई के लिए भी जाना जाता रहा है, और असम में इसी मॉडल का पालन बड़े पैमाने पर होता दिखाई दे रहा है। अंकिता हत्याकांड को लेकर झारखंड में राजनीति चरम पर है। विपक्ष के नेता सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को तलब कर दिया है। सरकार बचाने के लिए जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों को लेकर छत्तीसगढ़ में रायपुर में बैठे हुए हैं, वहीं अब हेमंत सोरेन पर उनकी खुद की विधायकी के जो रद्द होने के मामले हैं उस पर भी तलवार लटक रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ये मामला झारखंड की सियासत को गरमाता चला जा रहा है। पलामू में एक विशेष समुदाय के दबंग लोगों ने 50 लोगों को बेघर कर दिया है। मामला पांडु थाने के मुरमुथ इलाके का है, जहां पिछले करीब 3 दशकों से रह रहे 50 लोगों को दबंगों ने बेघर कर दिया है। न केवल इनको बेघर किया गया, बल्कि ये 50 परिवार जो कि दलित परिवार हैं, इनके घरों को तोड़ दिया गया है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दबंगों ने मदरसे की जमीन बताते हुए इन परिवारों को उनके घर से बाहर निकालकर उनके घर को तोड़ दिया है और पूरी तरीके से गांव पर अपना कब्जा जमा लिया है। दलित परिवार के ये लोग बीते 30 सालों से इसी इलाके में रह रहे थे। परिवार के जो है वो पहाड़ के नजदीक मिट्टी काटकर अपनी झुग्गी झोपड़ी को बना रहा था, और कुछ लोगों के कच्चे मकान थे, जबकि कुछ लोग तो यहाँ पर बस मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में रहने को तैयार थे। पीड़ितों का कहना है कि उनके सामान को एक वाहन में रखकर जबरदस्ती उन्हें दूसरे गांव में छोड़ दिया गया, जहां से इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। गुहार लगाते हुए ये तमाम लोग थाने तक पहुंचे कि ये लोग इसराइल मुखिया सब होगा, मुख्तार डीलर, आदरू वार्ड, इंतजार, साहब मदीना, ये लोग मिल करके सब झोपड़ा लड़का बगारी के तोड़ दिया, टीडीसी कहाँ ले जाके बिक दिया। वो सब मिल करके हम लोग के बुरी तरह से घुरान उड़ान सब घर दुरा सब नहीं माना, सब तोड़ने लगा, फोड़ने लगा, सब मतलब देखने का चीज है साहब। घर पर हम लोग हाथ नहीं उठाए हैं सर, तो तोड़ने फोड़ने लगा, कालर धर लिया, थोपा थोपी नवाड़ी पर मार भी दिया, यहाँ पंजरी पर हुरा पर मारा है साहब। देखिए सर यहाँ मारा, इनको बड़का भैया के भी मार दिया और बोला लाइन में लगो, तो हम लोग लाइन में लग गए।
सुनिए साहब, लाइन में लग गए पूरा फैमिली, हम लोग लाइन में लगे तो बच्चा के 500 राजन नाम के जो मुरु मातू में रहते हैं मियाँ, 500 बच्चा के घर पर, जितना बच्चा फैमिली है घर पर, उन लोग के 500 रुपया दिया गया है। इस पूरे मामले पर राजनीति जब जोर पकड़ रही थी तो पुलिस के अधिकारियों तक ये बात पहुंची, और उसके बाद पुलिस ने क्या किया पीड़ित परिवारों के बारे में, पुलिस ने उनकी फरियाद कैसे सुनी, दोषियों पर कार्रवाई करने का क्या भरोसा दिया जा रहा है, ये देख लीजिए। देखिए, इसमें जैसे हम लोगों को सूचना मिली तो वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम यहाँ पर आए और एसडीओ साहब भी हैं साथ में। तो एफआईआर की बात है तो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर दिया है। जितने भी मुसहर परिवार के लोग यहाँ आए उन्होंने जो भी बातें बताई हैं उसके अनुसार हम लोगों ने विधि सम्मत तरीके से एफआईआर दर्ज कर दी है और उसके अनुसार हम लोग अब तक कार्रवाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात, इस पूरे मामले पर जहां सरकार घिर रही है वहीं पर अब विपक्ष हमलावर होता दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस पूरे मामले पर अपनी बात सामने रखी है। उनका कहना है कि महादलित परिवारों के घरों को मदरसे की जमीन बताकर तोड़कर बेघर कर दिया गया। यह सरकार मौज मस्ती में लगी हुई है और साबित करता है कि सरकार के संरक्षण में राज्य की डेमोग्राफी को बदलने की सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि रघुवर दास पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज की बात सामने रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड की सरकार को आगाह किया था और एनएसएस के सम्मेलन में उन्होंने संबोधन के समय कहा था कि बॉर्डर के इलाकों में जनसंख्या को बदलने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था, उन्होंने पुलिस महानिदेशकों को ये निर्देश भी किया था कि आप सबकी जिम्मेदारी है आपके राज्यों में, खास करके बॉर्डर के जिलों में सभी तरह की तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल कर जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि बॉर्डर के क्षेत्रों में जनसंख्या के बदलाव की एक जबरदस्त सुनियोजित योजना है जिसके तहत कार्रवाई चल रही है। आखिरकार ये बात क्यों कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? हम आपको बताना चाहते हैं कि खास करके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो बंगाल से लगे पड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल के आसपास और उसके साथ साथ बांग्लादेश पर, इन जगहों पर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे आप पलामू की बात करें, धनबाद की बात करें, संथाल परगना की बात करें, इन सभी जगहों पर आप बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के जनसंख्या के बढ़ाव को देख सकते हैं। और ये प्रदर्शित करता है एक ऐसी तस्वीर जो हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। आज 24 में फिलहाल इतना ही। बन रही हमारे साथ,